प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपके साथ खेल जिसका नाम है 10 का दम। आज लेंगे दूसरा डीडी खेल और वो है ईएमआई का। ईएमआई ध्यान रखना, जब भी कोई डायरेक्शन क्वेश्चन होगा यूज करेंगे हमेशा कौन, लेफ्ट हैंड। अब जरा देखें, ईएमआई आप जानते हो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज होता है, लेंज अपना रूल लेके आता है कि चेंज का हमेशा अपोज किया जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे लिखते हैं आप जानते हैं, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। यहाँ पर दो को रखें कांस्टेंट, एक टाइम के साथ बदले तो तीन वैरायटी होती है। केवल बी चेंज हो डी बी अपॉन डी टी, केवल ए चेंज हो डी अपॉन डी टी, केवल थीटा चेंज हो डी थीटा अपॉन डी टी। और जहाँ अपन बात करते हैं केवल बी चेंज हो तो उस पर जिसमें चेंज होता है वहाँ उसकी रेस्ट होती है, जनरली सर्किट कंसेप्ट होता है। और वहाँ आते दो वैरायटी, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। जहाँ पे थीटा चेंज होता है वह पीरियडिक फॉर्म में थीटा चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी पीरियडिक फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो ये में भी पीरियडिक फॉर्म में आता है। अगर फ्लक्स में फाई इज इक्वल टू, अगर हम बोले फाई जीरो कॉस ओमेगा टी है मैक्सिमम, जरा आप देखें रिकॉल करें तो ईएमएफ कॉस का माइनस माइनस प्लस मालूम है, फाई जीरो ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और एक जगह कॉस एक जगह साइन आ रहा है, फास्ट चलेंगे तो पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है। इसी कंसेप्ट से आगे आता है एसी कंसेप्ट। अब जरा अपना जो स्टैटिक ईएमआई है जहाँ पे सर्किट में चेंज होता है वहाँ दो वैरायटी हो गई, सेल्फ इंडक्शन और जिसमें चेंज, उसी में हम देख रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ। तो फाई इज इक्वल टू एल आई, यहाँ पे एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ माइनस एल डी आई और डी टी। फंक्शन ऑफ टाइम कुछ भी दे दें, आप आराम से मस्ती से उसको डिफरेंशिएट कर दें। मतलब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन बने तो आपको दिख रहा है फंक्शन कुछ भी लिख दें, घबराना मत, आराम से छोटा मोटा जो भी आपको करना डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब तीन वैरायटी यहाँ पे आपके पास है, कॉइल का, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, ये आपका फॉर्मूला देख लो, एन स्क्वायर है, पाई आर है। फॉर्मूले को देखोगे तो आपको ध्यान रखा ऑप्शन में कैसे एलिमिनेट करेंगे। सोलोनाइट एन ए एल, जहाँ पे इसकी एल इसकी लेंथ है, ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जनरली अगर सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, और रेक्टेंगुलर है तो एल के हिसाब से अगर हम बोले लेंथ ए इन टू बी मान लो। यहाँ इसको लिखा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कर देंगे, एन स्क्वायर ए एल हो जाएगा, ये वॉल्यूम बन जाएगा ए एल। टॉराइड के अंदर ये एल बन जाती है पेरिफेरी टू पाई आर, इसलिए एल की जगह टू पाई आर आ गया। ये टॉराइड का अपना क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेकिन वहां रेडियस और ये रेडियस अलग अलग होगी, ये सर्कमफेरेंस की है, वो इनर रेडियस है क्रॉस सेक्शन की। अगर हम बात करें इसी में जो कॉइल का इंडक्टेंस है, तो वहीं आपका कॉइल का इंडक्टेंस मतलब एक वायर को अगर आपने जैसे सिंपल एक कॉइल में कन्वर्ट कर दिया, उसका इंडक्टेंस आ गया। सिंपल जो वायर उसका रेजिस्टेंस होता ही है, यानी उसका इंडक्टेंस भी हो गया। तो उसमें दो चीज हो गई साथ साथ, आर एल सीरीज में और सर्किट में लगा दिया डीसी सर्किट, आर एल डिस सर्किट। और आपको मालूम है वहां पे एल का रोल क्या है, आर का रोल क्या है। आर तो हमेशा रहेगा, एल डिपेंड करेगा सर्किट में कंडीशन क्या है। जैसे हम की को स्टार्ट करते हैं, सर्किट स्टार्ट करते हैं टी इक्वल टू 0 पे, एल पूरा अपोज करता है, काम करता है ओपन सर्किट की तरह। और जैसे ही करंट धीरे बढ़ती है, एल चेंज को अपोज कर रहा है, लेकिन जब करंट बढ़कर हो जाती है कांस्टेंट, स्टेडी स्टेट आ जाता है, तो वहां पे करंट कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट, नो ईएमआई, एल का रोल खत्म, एल सो जाता है, सिंपल एक जीरो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये हमको ध्यान रखना है। टी इक्वल टू 0 पे आर एल इनफाइनाइट, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पर यानी काफी टाइम बाद आर एल 0, सिंपल वायर की तरह, शॉर्ट सर्किट वायर की तरह। और जब हम इसमें करंट की बात करते हैं तो दो है आर एल डी सर्किट में, करंट ग्रोथ और करंट डिके। ग्रोथ होगी तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज 0 से फाइनल आई 0 तक। ये ग्राफ पे हम पहले बात कर चुके हैं। ई की पावर माइनस हमेशा यूनिटलेस डायमेंशनलेस। जब भी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगी तो केवल ई की पावर माइनस, इंक्रीज में 1 माइनस ई की पावर माइनस। जो बात बोली थी वही आ गया यहाँ पर। अब इसमें ये आपका जो टाइम कांस्टेंट है जिसको हम एवरेज टाइम बोलेंगे एल बाई आर, हाफ लाइफ 0.693 टॉ, यानी कि लगभग हम बोल सकते हैं 70%, और इसको लिख सकते हैं LN2। हाफ का मतलब जिसमें करंट मैक्सिमम वैल्यू की इतने टाइम में आधी हो जाती है बढ़कर, या डिके में इनिशियल वैल्यू की आधी रह जाती है। कुल मिलाकर I0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। जब इसमें हम कुछ भी चेंज हो रहा है, ऑपोज हो रहा है, तो एनर्जी सोर्स को काम करना पड़ता है। तो जो स्टोर्ड एनर्जी है या कभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट डिसिपेशन है, दोनों का फॉर्मूला एक जैसा आता है। तो कॉमन लिख दिया है एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी या हीट डिसिपेशन अक्रॉस आर 1/2 Li स्क्वायर। अभी जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। दूसरा आपका है म्यूचुअल इंडक्शन, एक में चेंज हो दूसरे में ऑपोजिशन हो, यानी दोनों में कनेक्शन है, इसलिए आया वर्ड म्यूचुअल। जिसमें चेंज करेंगे उसमें करंट है तो उसका सोर्स है, दूसरे के सोर्स यानी फील्ड में रखा हुआ है सेकंड वन, तो उसका होगा फ्लक्स। जब फर्स्ट में करंट चेंज करेंगे आपको मालूम दूसरे में फ्लक्स चेंज को अपोज होगा, वहां पे लेंज के हिसाब से इंड्यूस एमएफ आएगा जिसको आप कहते हैं म्यूचुअल इंड्यूस एमएफ।
लेकिन ये जो एल हो कि एम हो, कभी करंट डिपेंड नहीं करते। तो जैसे आपने एक सिस्टम तैयार कर लिया, उसका एम भी तैयार हो गया, और अगर एक इंडिविजुअल है तो उसका एल भी तैयार हो गया। आप देख लो किसी एक्सप्रेशन में पहले एल में कहीं आई नहीं आ रहा था, ऐसे आगे हम देखेंगे कि किसी भी केस में जो एम तैयार होगा उसमें भी आई नहीं आएगा। यानी एल भी आई पे डिपेंड नहीं करता, करंट से फ्री रहता है, और एम भी आई पे डिपेंड नहीं करता है। अब जरा कभी इंड्यूस ईएमएफ के साथ से बात करें, यहां जहां पे भी आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कोई भी आई का फंक्शन टाइम का हो सकता है। देखिए जरा आगे बढ़े, अब कितने तरह के इसमें हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर सकते हैं, रिकॉल करो फटाफट। यही आपके इसमें क्वेश्चन दिख जाएंगे। कॉन्सेंट्रिक कॉइल, बाहर वाला सोर्स अंदर वाला फ्लक्स लेगा, जिसका सोर्स उसमें करंट के हिसाब से μ0I/2R2 नीचे आ जाएगा R2, और इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया πr1² एरिया फ्लक्स के हिसाब से, तो ऊपर आ रहा एरिया, नीचे आ रहा ये। ध्यान रखना अंदर वाले का रेडियस स्क्वायर होगा और बाहर वाले का केवल सिंगल इंडेक्स R2। अंदर का रेडियस का स्क्वायर, बाहर वाले की रेडियस, m इज प्रोपोर्शनल टू r1² क्वेश्चन आ चुका आपके। जो भी यहां पर m होगा उसको यहां ले जा सकता हूं, और दो के बीच में क्वेश्चन आगे इंड्यूस ईएमएफ, करंट किसी का भी निकाल सकते हैं। जहां हमारा कंसेप्ट स्टार्ट हुआ इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस कर दिया उस कॉइल का, तो आ गया क्या, करंट। आई डी टी इंटीग्रल कर दिया तो क्या आ गया, क्या, चार्ज। कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपका स्टेप है। अगर हम दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल की जगह कोएक्सियल सॉलिनॉइड पे कॉइल को रख दें, दोनों के एक्सेस हो गई कॉमन, तो यहां पे सोर्स कौन हुआ, सोलोनाइड, तो उसका तो करंट, उसका तो फील्ड, और फील्ड उसके फील्ड में आपको मालूम है हम जब लिखते हैं तो उसके लिए यहाँ पे एल एस सोलोनाइड की लेंथ है, लेकिन किसको मिल रहा है फ्लक्स, छोटी कॉइल को, जिसको रखा कोएक्सियल, उसका क्या हो जाएगा, एरिया। तो आप अगेन देखोगे यहाँ पे कॉइल के हिसाब से एरिया आ रहा है, लेकिन टर्न्स दोनों के आ रहे हैं, इसका मतलब एम इज प्रोपोर्शनल टू n1 n2, यहाँ भी प्रोपोर्शनल टू n1 n2, और एरिया में कॉइल का एरिया और नीचे सोलेनोइड की लेंथ। क्वेश्चन को आगे हम आराम से बढ़ा सकते हैं। ये फ्रेमिंग देख रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन हमें लग रहा है खुद फ्रेम कर रहे हैं, आ भी जाए तो वो हमारा आउट ऑफ नहीं कहलाएगा। अप्रोच के हिसाब से हमारा उसका कंसेप्ट डेवलप हो चुका है। इसके बाद आपका एक ऐसी चीज जहां पर कोई डायनेमिक के हिसाब से कोई चीज मूव कर रही है, और देखा गया एक लीनियर कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करके बढ़ता है तो उसके दो एंड्स के बीच में ईएमएफ डेवलप होता है, जिसे हम कहते हैं डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ। फास्ट अगर बोले तो ये ईएमएफ मैक्सिमम तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर और लेंथ वेक्टर तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। नॉर्मली किस थीटा एंगल पे चले तो बीवीएल साइन थीटा। अब बीवीएल साइन थीटा में इस पैरामीटर को बस मन में रखना, बीवीएल, उधर मैग्नेटिक फील्ड में था बीआईएल, यहाँ पे बीवीएल, उधर बीआई, इधर बीवी। साइन थीटा में थीटा के मैक्सिमम के हिसाब से ये हो जाएगा बीवीएल। और इसके बाद अगर सर्किट बना हो तो हम कह सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ अगर बीवीएल है तो करंट क्या होगा, बीवीएल अपॉन आर। उसके बाद अगर पूछा आपसे फोर्स क्या होगा, पावर डिसिपेशन क्या होगा, तो ईएमएफ स्क्वायर अपॉन आर, तो बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। छोटे छोटे टीनी कनेक्शन है, छोटे टाइनी क्वेश्चन है। और अगर फोर्स पूछे तो बी आई एल, तो बी आई एल करोगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। ये आपको स्टैंडर्ड है रिजल्ट, ये वहां डिराइव नहीं करने, टिप्स पे होने चाहिए, इसलिए क्वेश्चन खटाखट आपके हलवा बन जाएंगे। इसी का एप्लीकेशन जब मालूम पड़ा कि भाई जब भी ऐसे कट करेगा तो इसके दोनों एंड्स के बीच में क्या हो, ईएमएफ डेवलप होगा, तो अपन एक लेते लीनियर कंडक्टर, अपनी एक्सेस पर, फिक्स एक्सेस पर रोटेट करे ओमेगा से, तो इसके दो एंड्स नाम दे दिया एल एन, इनके बीच में एक डेवलप होगा इंड्यूस ईएमएफ, जिसको अपन बोलते हैं आपका फॉर्मूला स्टैंडर्ड 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। टाइम सेव करने के लिए हमेशा इसको टिप्स में रखिएगा। अगर इसमें कोई और दो एंड से इनिशियल फाइनल के हिसाब से, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म से डिराइव करके 1/2 बी ओमेगा, और यहां पे बोलेंगे एक्स स्क्वायर में इनिशियल टू फाइनल। और जब लिमिट लगाते हैं आपको मालूम, फाइनल पहले लिमिट लगेगी माइनस फिर इनिशियल लगेगी, तो एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। जैसे मान लो यहां पर आपके पास ये मिड पॉइंट से एंड पॉइंट की बात करता, तो ये हो जाता है L/2, ये हो जाता क्या L, तो हो जाता L/2 से L। फिर आराम से यहां बन जाता आपका पहले हायर लिमिट L स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट L/2 का स्क्वायर L स्क्वायर बाई 4, और आराम से आपका सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। और लास्ट में एक वैरायटी जो सबसे अच्छा सिंपल क्वेश्चन जो हर बार आता है, इस बार भी आपके आएगा पक्का, वो है ट्रांसफॉर्मर, जो कि काम करता है किस पर, म्यूचुअल इंडक्शन पर। वहां भी दो कॉइल, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। जब तक कुछ नहीं बोले तो हमेशा मान के चलना ट्रांसफॉर्मर क्या है, रियल ट्रांसफॉर्मर नहीं, आइडियल। कोई भी ट्रांसफॉर्मर हो, रियल हो कि आइडियल हो, ये तो हमेशा रहेगा V is proportional to N।
लेकिन अगर कुछ नहीं बोले तो मान के चलेंगे क्या, आइडियल। और जब अलग से आपको एफिशिएंसी दी जाए इसका मतलब रियल है। और एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट पावर के हिसाब से। आउटपुट मतलब सेकेंडरी VSIS, इनपुट VPIP। और जब भी आपको रियल की जगह आइडियल ना बोले तो मानना है, और अगर बोले आइडियल यहाँ पे तो दोनों पावर बराबर कर दी। जो चल रहा था वोल्टेज रेशियो पैरेलल टू टर्न रेशियो, वही आगे बन जाएगा ऑपोजिट टू करंट रेशियो, VS अपॉन VP, NS अपॉन NP, IP अपॉन IS। और बाद में चाहे तो किसी भी लोड के हिसाब से हम बाद में उसके लिए पावर निकाल सकते हैं, कुछ भी V² अपॉन R। अगर आउटपुट पे लोड रेजिस्टेंस है तो आराम से बोल देंगे V सेकेंडरी मतलब आउटपुट स्क्वायर अपॉन RL। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन हमारे खटाखट कैसे होते हैं। ये मसाला तैयार किया है। अब आपका EMI का कैसा भी क्वेश्चन नीट 2024 में आ जाए आप कर लेंगे। देखते हैं 1 by 1 क्वेश्चन कैसे हैं। कंडक्टिंग वायर फ्रेम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्ट इनटू द पेपर। आगे डायग्राम पर द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। इसका अंदर वाला फील्ड तो अंदर वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, बड़ा वाला इसका एरिया है तो इसका अंदर वाला अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसको बाहर वाला प्लस के ये बाहर वाला फील्ड चाहिए, यानी कि उसको एंटी क्लॉकवाइज करंट चाहिए। शायद आपको ध्यान होगा ऐसे बोलते हैं IB∅। हल्का और रिकॉल करा दूं, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है उसका फील्ड आउटवर्ड होगा तो फ्लक्स भी आउटवर्ड होगा। अगर क्लॉकवाइज करंट है तो उसका फील्ड इनवर्ड होगा, फ्लक्स भी इनवर्ड होगा। अब यहाँ पर हमारा ये फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये इंड्यूस चाहिए, ये इंड्यूस चाहिए, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट चाहिए। इसमें एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट हुई, आपको इसमें भी हो जाए, लेकिन छोटा एरिया और यहाँ बड़ा एरिया, तो बड़ा डिसाइड करेगा कि फाइनली लूप में करंट कैसे फ्लो करेगी। वैसी लाइफ की बात है। अब ये दिमाग में हो गया कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, शेप कुछ भी हो जाए, जिसकी साइज बड़ी वो डिसाइड करेगा। वहां से स्टार्ट किया, इसमें एंटी क्लॉकवाइज यानी करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन वायर AB एंड CD। जैसे आपने फ्लो किया, CD में हो गया D to C और AB में हो गया B to A, यानी D to C और B to A। पहले ही दिख रहा सही, फिर भी पढ़ लें। A to B गलत, C to D गलत, तो आंसर आपका हो गया। कितना आराम से हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग इन ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस एज ए result an induced current is developed in which varies with time as shown figure। फिगर पे आ जाओ। ये करंट टाइम का ग्राफ क्या देगा, चार्ज। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल, आपको मालूम है चेंज इन फ्लक्स के हिसाब से चार्ज होता है डेल्टा फाई अपॉन आर। टाइम पे डिपेंड नहीं करता चार्ज, ये डेल्टा फाई आपसे पूछा है, यानी Q इंटू आर। बस अब पेन चलाना है। Q का मतलब इसका एरिया निकालो। ये एरिया हो गया, बेस है 0.1 तो 1/2, 0.1 को लिख दिया 1/10 और ऊपर 4, तो ये हो गया आपका 1/5 यानी कि 0.2 तो चार्ज रख दिया। आर कितना है 10 यानी कि 2, यूनिट क्या होती है वेबर, वेबर में पूछा है। A conducting loop of radius r is present in a uniform magnetic field perpendicular to the plane of ring। डायग्राम दिख रहा है, अंदर की ओर फील्ड है, बिल्कुल सही। इफ रेडियस वेरीज एज फंक्शन ऑफ टाइम, दिस वन। अब देखिए अगर रेडियस चेंज होगी टाइम के साथ तो एरिया चेंज होगा, और सीधी सी बात है रेडियस टाइम से इंक्रीज हो रही तो एरिया भी, इसका मतलब फ्लक्स भी उसी नेचर का इंक्रीज हो रहा है। यानी अंदर वाला फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, जो भी बोला था उसकी उल्टा नेचर की एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट चाहिए। तो मेरा जवाब हो गया कि जीरो तो होगा नहीं और एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये क्लॉकवाइज दोनों कैंसिल। मेरा आंसर ये हो गया। आगे सॉल्व करना हो तो आप इसको आराम से कर सकते हो, क्योंकि यहां पर एरिया चेंज हो रहा है तो बी बाहर आ गया, d/dt। आपको अगर न्यूमेरिकल करना हो, डायरेक्शन तो आ गई एंटी क्लॉकवाइज, बी बाहर रहने दीजिए, और एरिया के हिसाब से πr² dB/dt। अब कुछ भी फंक्शन दे रखा है उसको करो, पेन चलाओ, मुस्कुराते हुए चलते रहो, हंसता हुआ चेहरा रखो। और जो यहाँ पर r दे रखा है, पाई बाहर निकाल लो, r है r0 + t का स्क्वायर। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आराम से आ जाएगा, जो भी हमको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, अच्छा, अ ट्रांसफॉर्मर इज हैविंग एफिशिएंसी 90%, यानी रियल ट्रांसफॉर्मर है, इज वर्किंग ऑन यानी कि प्राइमरी वोल्टेज, पावर सप्लाई यानी कि
इनपुट पावर। पहले यहां तक बोल दे भाई, एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट का मतलब सेकेंडरी, तो VSIS, इनपुट VPIP। द करंट द सेकेंडरी कॉइल इज 6। करंट दे रखी है सेकेंडरी कॉइल में, हम यहां से एफिशिएंसी दे रखी 0.9, तो हम आराम से पहले आउटपुट पावर निकाल लेते हैं, क्योंकि इनपुट पावर आपको देखिए 3 किलोवाट, सॉरी 0.9 इंटू 3 किलोवाट यानी कि 2.7 किलोवाट, यानी कि 2700। अब हमारे पास आउटपुट पावर आ गई, सेकेंडरी कॉइल में करंट है, तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा? आउटपुट पावर अपॉन सेकेंडरी करंट, 2700 अपॉन 6, 6 4 जा 3, 6 5 जा, इसका तो 450 वोल्ट तो आ गया, तो ये दो ऑप्शन तो फेल हो गए, वोल्टेज तो आ गया साहब। अब क्या निकाल रहा है? एंड द करंट द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी में करंट भी निकालना है, चलो निकाल लेते हैं। IP हमारे पास मालूम है इनपुट की पावर है और वोल्टेज भी दे रखा है, तो ये तो सीधे पहले ही कर सकते हैं, 3 किलोवाट, किलोवाट का मतलब, और VP कितना 200, ये हो गया 30/2 15, सॉरी जब 3 कर दिया तो ये तो 15 हो जाएगा ना, 15 एम्पियर। हमेशा एक क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर का इंपॉर्टेंट बच्चों, बस एफिशिएंसी है इसका, रियल ट्रांसफॉर्मर है, आराम से करें। टर्न रेशियो का होता है तो आपको मालूम हमेशा V proportional to N, तो VS upon VP is equal to NS upon NP। नेक्स्ट, टू कंडक्टिंग सर्कल लूप्स ऑफ रेडियस R1 R2 आर प्लेस इन द सेम प्लेन, जैसा बोला वैसा बना लिया, बनते एकदम लग जाएगा। और R1 की वैल्यू, R1 मतलब बाहर, ये ढंग से करना है, इस पर कहीं जल्दी में गलती ना हो जाए। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको सीधे मालूम है, अंदर वाले का रेडियस स्क्वायर और बाहर वाले का नीचे रेडियस, खत्म। क्योंकि अंदर वाले का एरिया आता है और बाहर वाले के फील्ड के हिसाब से नीचे, तो R2 स्क्वायर अपॉन R1, इसलिए मसाला काम आ रहा है। नेक्स्ट, फिगर शोज सर्किट दैट कंटेन्स 3 आइडेंटिकल रजिस्टर विद रेजिस्टेंस R9। ठीक है, जब भी RL सर्किट आ जाए सीधे आ जाओ कि अब क्या कंडीशन है स्विच की, कंडीशन ऑफ सर्किट क्या है। L दे रखा, देख लेंगे। आइडियल बैटरी, EMF दे दिया, करंट आई टू द बैटरी जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज, जस्ट आफ्टर इट इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 पे आपको मालूम है L काम करेगा एक ओपन सर्किट की तरह, क्योंकि RL देता कितना समय, इनफाइनाइट, यानी ओपन पार्ट, यानी लाइन ओपन हो गई, ये लाइन ओपन हो गई, यानी इस पर करंट फ्लो नहीं होगी, करंट केवल फ्लो करेगी इस R से। और ये R कितना दे रखा आपको 9, तो बैटरी करंट कितनी हुई, EMF कितना है 18 वोल्ट, करंट कितना हुआ 18 अपॉन 9, दैट इज 2 एम्पियर। कितना सीधा क्वेश्चन, बस इतना सा काम आया कि T इक्वल टू 0 पे जैसे ही देखा 3 ब्रांच में जहां LL लगा हुआ है वहां पे वो L काम कर रहा है कैसे, मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इनफाइनाइट, यानी कि ओपन पार्ट की तरह, और जहां ओपन हो गया करंट फ्लो नहीं करेगी। नेक्स्ट, a conducting rod PQ of length L is moving with a uniform speed 2 मीटर पर सेकेंड। हमको मालूम है इस समय जैसे मूविंग की बात आई, मन में आ गया इंड्यूस्ड EMF, डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF। डायग्राम पे आ जाते हैं, ये PQ इधर मूव कर रहा है, फील्ड है, यानी कि यहाँ लाइन कट हो रही है, कटिंग हो रही है। अब जरा देखें इसमें PQ में से किस एंड पर होगा हाई पोटेंशियल, तो यहाँ ध्यान रखना, आप अपने फ्लेमिंग के राइट हैंड से करोगे, लेकिन मैंने कहा था शुरू में मेरा राइट हैंड तो हमेशा हो गया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और लेफ्ट हैंड हो गया किसके लिए, हमेशा EMI के लिए। तो जो लेफ्टी लोग इसका ध्यान रखना, अपने फिक्स हो गया, आज से कोई भी क्वेश्चन डायरेक्शन का होगा, मैग्नेटिक फील्ड का हमेशा राइट हैंड यूज करेंगे और EMI का हमेशा यूज करेंगे लेफ्ट हैंड, इंड्यूस क्वांटिटी के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर ये चारों जो फिंगर्स है वो बताती है डायरेक्शन ऑफ फील्ड की, हथेली का पुश कहलाता है मूविंग डायरेक्शन कंडक्टर की, यानी कि वेलोसिटी, और ये थंब बताता है कंडक्टर के लिए टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल। ध्यान रखना, इंड्यूस करंट से भी लफड़ा खत्म करो, सीधे बोलो टाइम बचाने के लिए टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल। जरा चेक करें, हाथ कौन सा, लेफ्ट, फील्ड किधर, अंदर, चला किधर, राइट, थंब कर दीजिए इंडिकेट, इसका मतलब P विल बी हाई पोटेंशियल।
यहां पे आपका जवाब हो गया P विल बी हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। इसका मतलब ये प्लेट A पॉजिटिव चार्ज और B नेगेटिव चार्ज। कैपेसिटर की प्लेट चार्ज होगी, पक्का हो गया, इससे चार्ज जीरो का गलत हो गया। और सीधी सी बात है, इस समय जो चार्ज है उसको हम निकालना चाहे तो Q इज इक्वल टू C इंटू जो भी वोल्टेज या इंड्यूस हुआ है, और वो हमको मालूम है वो होता है BVL। अब देखना कैलकुलेशन करने की जरूरत है कि नहीं। ऑप्शन देखें, A पे पॉजिटिव, ये गलत हो गया, A पे पॉजिटिव सही हो गया, सवाल ही नहीं उठता। कितना सीधा है, पूरा सॉल्व करना हो तो बाद में निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास B भी है, आपके पास V भी है, स्पीड भी है और लेंथ ऑफ कंडक्टर भी है, कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ कॉपर रोड AB ऑफ लेंथ L pivoted at the one end A। डायग्राम में देखा है, डायग्राम देखते ही ध्यान आ गया, अरे यार ये तो वही 1/2 B ओमेगा, लेकिन देखे किसके बीच में पूछा, A और B। रोटेट ठीक है, राइट एंगल ठीक है, होता ही है। द ईएमएफ डेवलप बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ C, मिड पॉइंट है AB का और एंड B। इसका मतलब हमारा जवाब इस समय मिड पॉइंट C और एंड B के बीच में निकालना है इंड्यूस ईएमएफ। तो हमारा सदाबहार 1/2 B ओमेगा x स्क्वायर और लिमिट इनिशियल L/2 फाइनल L 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4, ये हो गया 3L स्क्वायर बाई 4, यानी कि 3/8 B ओमेगा L स्क्वायर। 8 आना चाहिए नीचे, कुल मिलाकर ये बोल दो फटाक से, काय का वेट करें। नेक्स्ट, अ कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम। बच्चों कैसा भी डायग्राम आ रहा है घबराने की जरूरत नहीं, डायग्राम मतलब क्वेश्चन डायग्राम रह गया, हल्का हो गया बहुत, बस थॉट देखिए और फिर ऑप्शन देखिए कितना फटाफट आप टिक करेंगे, और मसाला पहले तैयार कर चुके हो अपना। कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड A का स्क्वायर फ्रेम एंड ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I आर लोकेटेड इन द सेम प्लेस एंड शोन इन फिगर। आ जाइए इस फिगर पर। अच्छा, ये इस समय करंट कैरिंग वायर यहाँ अपने प्रोड्यूस करेगा फील्ड, इस फील्ड में लूप चल रहा है, इसके ये दो एंड्स समझ में आ रहा होगा, कट नहीं करेंगे तो यहाँ ईएमएफ होगा ही नहीं, जीरो। ये भी कट करेगा और ये भी कट करेगा, लेकिन स्ट्रेट वायर के लिए दोनों एंड की डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए फील्ड B1 B2 अलग अलग होगा, और जहां डिस्टेंस पास है वहां का फील्ड दूसरे ज्यादा होगा, तो B1 इज मोर देन B2। अब रह गया, पूछा क्या है, वैल्यू पूछी, क्या पूछी, द फ्रेम मूव विद राइट एंगल, दिख रहा है तो डायग्राम में, द ईएमएफ इंड्यूस इन द फ्रेम विल बी प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, तो पहले अपन देख लें कि यहाँ BVL के हिसाब से ये L जो भी लेंथ है इसकी BVA, एक जगह BV किसे B1 VA और एक जगह B2 VA। ज्यादा वैल्यू कौन सी है, ये इंड्यूस ईएमएफ। नेट अगर हमको सॉल्व भी करना तो भी कर सकते हैं, लेकिन यहां से मैं देख रहा हूं कि जब B1 को लिखूंगा या B2 को लिखूंगा तो μ0I अपॉन डिस्टेंस 2π के हिसाब से, एक में आएगी डिस्टेंस, ये A है तो ये हो जाएगा A/2, ये भी A/2, इस वाले का हो जाएगा x माइनस A/2, इसका हो जाएगा x प्लस A/2, तो एक में डिस्टेंस आ जाएगी x माइनस A/2, VA बाहर निकाल दो, μ0I 2π सब बाहर आ जाता है, ये x माइनस A/2 और एक में μ0I 2π x प्लस A/2। मुझे दिख गया, वैसे अगर प्रोपोर्शनल पूछे तो बता दूं जवाब, μ0I 2π VA सब कांस्टेंट है, ये बाहर आ गए, μ0I VA पूरा इसका एक तरह से वही जवाब आ गया कि ये कुल मिला के ईएमएफ कितना होगा। जब यहाँ तक पहुंच ही गए तो दोनों चीज कर लेते हैं। वैसे मेरा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, आंसर मेरा ये दिख रहा है। नेक्स्ट, अ लॉन्ग सोलोनाइड ऑफ डायमीटर हैज, ये बस मन में देखना है, टर्न दे दिए, ओके, पर मीटर स्मॉल n एट द सेंटर ऑफ द सोलोनाइड अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स। अब कॉइल रखिए, रेडियस ये देखिए कॉइल की, इस प्लेस विद एक्चुअल, यानी कि एक्सिस दोनों की सेम हो गई, एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द सोलोनाइड एक्सिस, यानी एक तरह से ये बात हो गई, एक सोलोनाइड के एक्सिस कोएक्सियल के हिसाब से कॉइल रख दी है। म्यूचुअल इंडक्शन की बात दिख रही है। अब डेटा बाद में रखेंगे, द करंट द सोलोनाइड रिड्यूस एट कांस्टेंट रेट 0 एम्पियर फ्रॉम 4 एम्पियर, 4 से 0 हो गई,
ठीक है, इतने टाइम में। इधर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, इस कॉइल का रेजिस्टेंस दे रखा है आपको R, ठीक है, ये दे रखा है R। द टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम। सबसे पहले तो ये जो चार्ज है टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता, बस चेंज कितना वो हमको दिख रहा है। तो चेंज न्यूमेरिकल सॉल्व करें इसको, अगर हम टोटल चार्ज, तो चार्ज होगा डेल्टा फाई अपॉन R। R किसका? कॉइल का, जिसमें हमको चार्ज निकालना है। अब डेल्टा फाई में जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फील्ड के हिसाब से ये चेंज हो रहा है तो मेरे लिए इस समय फील्ड है सोलेनोइड का और एरिया है कॉइल का। करंट जब जीरो हो जाएगी तो फील्ड जीरो हो जाएगा, फील्ड जीरो हो जाएगा तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो मैं इतना लिखता हूँ BA, अगर ऐसे लिख दूं तो भी मेरा जवाब हो जाएगा। चेंज न्यूमेरिकली BA माइनस जीरो कर दें अपॉन R। अब सोलेनोइड का फील्ड लिखे साहब, ये होता है अपना म्यू जीरो N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो दे रखा है अपने को, N स्मॉल, I जो करंट हमारे पास 4 एम्पियर है क्योंकि बाकी चेंज के साथ दूसरे जीरो हो गई थी, म्यू जीरो NI, कॉइल का पाई R स्क्वायर अपॉन R। फील्ड सोलेनोइड का, जिसको फ्लक्स चाहिए वो कॉइल कोएक्सियल AC, रेजिस्टेंस नीचे है कॉइल का, इसलिए C लिख देता हूं। अब देखें क्या क्या चीज काम की है। सोलेनोइड के हमको डायमीटर की जरूरत नहीं पड़ रही, टर्न्स है, दिक्कत नहीं, टर्न्स कॉइल के टर्न्स हैं तो इसमें N भी लगा देंगे N, और रेडियस है कॉइल की, ओके। प्लेस एक्सेस हो गया, सब हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। इसका तो अब केवल सॉल्व करना है, इसको कर लीजिए। 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, N नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से 2 इंटू 10 की पावर 4, I कितना 4, N कितना टर्न्स 10 के और 2 कॉइल में, फिर पाई R कितना 0.01 का स्क्वायर करूंगा -2 का 4, -4 हो जाएगा अपॉन 10 पाई स्क्वायर। ये शुरू में अजीब सा लग रहा है लेकिन सॉल्व करेगा सिंपल करने के लिए कैलकुलेशन, इसलिए पाई स्क्वायर दिया है। देखिए एक, ये तो इनटू है ना भाई, हाँ, एक पाई पाई पाई, ये गए पाई पाई, पाई स्क्वायर कैंसिल, इधर 4 प्लस माइनस कैंसिल, इधर आपके पास रह गया ये पाई यहां से कैंसिल है, इनटू नहीं, पाई कैंसिल हुआ, सॉरी। तो ये आपका हो गया 4 2 8 4 32, आ तो गया 32, देखें इनमें से कौन सा होता है, चलिए। और इधर आपका है इंटू 10 के और -7 अपॉन ए 10, बाकी सब हो गया। इधर आपके पास है 10 की पावर 2, तो ये को 10, तो ये हो गया 32 इंटू 10 की पावर -6, यानी कि माइक्रो, तो 32 माइक्रो कूलम। केवल कैलकुलेशन की बाद में बात रह गई, बाकी थॉट अपना इजी था कि हम जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कभी डिपेंड नहीं करता कि कितने टाइम के अंदर चेंज हो रहा है, उससे फ्री होता है। एक अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, चाहे तो और क्वेश्चन कर सकते हैं लेकिन अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चन कैसे और हो सकते हैं। टॉपिक अभी EMI के हिसाब से कुछ बातें बाकी दिख रही हैं। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, या देखें एक नेक्स्ट क्वेश्चन और, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रेस्ट्रिक्टेड विद इन रीजन ऑफ रेडियस R। इतने रीजन में ये फील्ड है। द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम, ये फील्ड चेंज होने लग गया। हमको मालूम है जहां पे भी फील्ड है वहीं फ्लक्स होगा, जहां चेंज होगा वहीं पे चेंज इन फ्लक्स होगा। तो यहां पे आपका ये dB अपॉन dt, ध्यान करिए आपने पढ़ा है, इससे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। अभी हमको इसकी वैल्यू से मतलब नहीं, अब देखना ये कि क्या पूछ रहा है। लूप 1 ऑफ रेडियस R मोर देन R, ओके, ये एक लूप है, ये लूप 1। एनक्लोज द रीजन R एंड लूप 2, ये बाहर कोई लूप है, ऑफ रेडियस R आउटसाइड द रीजन, ये तो बाहर ही है, तो यहाँ तो फ्लक्स ही जीरो होगा, यहाँ कोई EMI नहीं होगा।
नो EMI, कोई EMF नहीं, क्योंकि यहाँ कोई फील्ड ही नहीं मिल रहा, फ्लक्स ही नहीं मिल रहा। तो क्या पूछ रहा है, एज शोन फिगर बिलो, देन द EMF जनरेट इज, तो में तो जीरो है, बोथ में जीरो नहीं होगा। अब रह गया, इसमें यहाँ पे जीरो है, इसमें जीरो है, ये जीरो होगा। अब इनमें से क्या रहता है, जरा देखें, यहाँ पे फील्ड इसके हिसाब से है, तो जितने जगह फील्ड है उसी का यहाँ पे एरिया आएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे अपने पास फील्ड नहीं है, तो इसका इफेक्टिव एरिया कितना काम करेगा, पाई आर स्क्वायर और बाकी dB अपॉन dt। डायरेक्शन की अभी हमको मतलब नहीं, साइन आएगा लेंस के हिसाब से माइनस, लेकिन ये पक्का हो गया कि पाई आर स्क्वायर स्मॉल आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। इसलिए ये जहां तक फील्ड है वहीं तक फ्लक्स मिलेगा, इस लूप को केवल इतने एरिया को ही फ्लक्स मिलेगा इफेक्टिव। ये तो इसी का हिंदी है। इन द सर्किट शोन एक्स इज ज्वाइन टू वाई, लॉन्ग टाइम, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये सर्किट बन गया आपका ELR1। लॉन्ग टाइम यानी काफी समय बाद, काफी समय बाद यहाँ स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाएगी, तो ये RL का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो करंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी E/R1। यहाँ तक मैं चल रहा हूँ, मतलब देखो क्वेश्चन पढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ, जो आप लिखोगे उसी से क्वेश्चन आगे कुछ पूछेगा। देन एक्स इज ज्वाइन टू जेड, अब इसके बाद हटा के एक्स को जेड से ज्वाइन कर देते हैं, तो जो यहाँ पे करंट के हिसाब से स्टोर्ड एनर्जी है वो मुझे मालूम है कितनी है, 1/2 L I का मतलब यहाँ पे जो E/R1 का होल स्क्वायर, ये स्टोर्ड एनर्जी यहाँ पे इंडक्टर में है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे Z से कनेक्ट करूंगा, तो यहाँ कोई सोर्स तो है नहीं, तो ये जितना भी यहाँ पर करंट डिके होगा, तो ये करंट जब R से पास होगी तो यहाँ पे होगा हीट डिसिपेशन, और जितनी भी यहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी थी करंट के हिसाब से, वो करंट को यहाँ पर फ्लो करके पूरी की पूरी ये एनर्जी हीट डिसिपेशन में अक्रॉस R हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल दोनों वैल्यू बराबर होगी। अगर आपसे पहले कैसे पूछते कि इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी कितनी, तो वो भी होती, और अगर आपसे पूछे हीट डिसिपेशन अक्रॉस R क्या होगा, तो भी आपका जवाब न्यूमेरिकल यही होगा, यानी कि 1/2 L और I की जगह E² अपॉन लिख देता स्क्वायर करके R1 स्क्वायर। यहां पे R2 का रोल नहीं है न्यूमेरिकली, बस केवल देखना है कि जो करंट यहां पे थी उसके हिसाब से वही की वही एनर्जी वहां पे हो जाएगी। तो मेरा 1/2 L E² अपॉन R1 स्क्वायर, 1/2 L E² अपॉन R1 स्क्वायर फर्स्ट होना चाहिए, 1/2 L E² अपॉन R1 स्क्वायर। R2 नहीं आएगा, R2 नहीं आएगा, और ये डायमेंशन ही वैसे गलत हो रही है। तो सिंपल सा कंसेप्ट काम आया कि जब स्विच को हमने RL सर्किट में क्लोज किया तो काफ़ी समय बाद क्या हो गई, करंट कांस्टेंट हो गई, तो L का रूल खत्म हो गया, वो सो गया, उसका RL कितना हो गया, जीरो हो गया, और सिंपल करंट रजिस्टर R1 के हिसाब से तैयार हुई E/R1, और उससे स्टोर्ड एनर्जी हो गई इसके अंदर 1/2 Li स्क्वायर, और फिर वो जो एनर्जी स्टोर्ड है वही हीट डिसिपेशन के अंदर। सेकंड केस में जब हमने इसको Z से कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस हीट डिसिपेशन हो गया। टू कॉइल्स हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस M दे दिया, वैल्यू बाद में रखेंगे। द करंट चेंजेस इन द फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू दिस पीरियोडिक करंट where I05 ओमेगा दिस, कोई दिक्कत नहीं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इन द सेकेंड कॉइल इज, अब आपको मालूम है जब यहाँ पर है तो E = -M, बस पेन चालू कर दो, di/dt। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल कर दो ज़्यादा अच्छा है तो प्लस हो जाएगा साइन, मैग्नीट्यूड देखना है केवल, तो ये हमारा हो जाएगा I0, स्टेप बचाएं अपन, I0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, MI0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये मैक्सिमम वैल्यू को हम लिखते हैं E0, तो E0 हो गया मैक्सिमम MI0 ओमेगा। व्हाट इज M, अब रख दीजिए वैल्यू, 2 × 10⁻³ कर दो। I0 कितना है 5, और ओमेगा कितना 50 पाई, जरा सॉल्व करें कितना हुआ,
2 5 10, ये हो गया आपका 10⁻⁻2 और ये हो गया 50 पाई 10⁻⁻2, ये हो गया 5/10 पाई 2, यानी कि अल्फा से कंपेयर करें तो 2। सीधा प्रोसेस दिख रहा है, बस ईएमएफ के हिसाब से आपने एम डी और डी टी से निकाला मैग्नीट्यूड, कंपेयर कर लिया और एम आई 0 ओमेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, क्योंकि मालूम है कॉस ओमेगा टी 1 होगा तब, और आराम से रख दीजिए और देखिए अल्फा के हिसाब से वैल्यू क्या दिख रही कंपेयर करने पे, π/2 π/अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 2। प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू, ओके, ये प्राइमरी इनपुट के हिसाब से वोल्टेज हो गया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर 100 और यहाँ पे सेकेंडरी कितने 10, इसका मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो गया। स्टेप डाउन हो गया तो खटाक से इसका टर्न अगर 1/10 हुआ तो वोल्टेज भी 1/10 को 22 वोल्ट हो गया सेकेंडरी के लिए। अब आगे क्या पूछ रहा है, सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू 2 सीरीज रेजिस्टेंस शोन इन द फिगर। अब ये 22 वोल्ट हो गया और ये आपके पास कुल रेजिस्टेंस देखो अपने आप जुड़ के 22 हो रहा है, ये सेटिंग की जाती है। तो यहाँ से हमारे पास आराम से करंट आ गई, कितनी, हम आराम से हो सकता है करंट आ गई हमारे पास, ये लिख देता हूँ, सेकेंडरी की करंट हो जाएगी 22/22 किलो ओम, यानी कि 1 मिली एम्पियर। अब क्या पूछा है, इसके लिए वोल्टेज या कोई हीट डिसिपेशन या कुछ भी चीज, आउटपुट वोल्टेज V0 यानी कि 7 किलो ओम के हिसाब से, 7 या किलो है या मिली है, +3 -3 पावर कैंसिल हो गई, यानी कि 7 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते लग रहा होगा कुछ केवीएल का मामला है। देखें अगर आपको आता है तो कर लेते हैं इसको, वरना बाद में आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में जो क्वेश्चन होंगे केसीएल केवीएल का जरूर करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस VB minus VA when the current 5 एम्पियर इज डिक्रीजिंग एट ए रेट, यानी कि di/dt नेगेटिव है, ये इंपॉर्टेंट बात, इसलिए मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एट ए रेट ऑफ दिस वन। ठीक है, करें स्टार्ट, ए से स्टार्ट करते हैं। VA करंट डायरेक्शन में -5 × 1, फिर आया आपका ये बैटरी का पॉजिटिव बाद में, तो +15 माइनस LDI/dt इज इक्वल टू VB। ये हो गया VA, इधर +10, इधर आपके पास -L रख दीजिए, ये भी 5 × 10⁻³ और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, और ये आपके पास 10⁻³ इज इक्वल टू VB, यानी ये हो गया VA +15 इज इक्वल टू VB। पूछा है VB माइनस VA, तो ये हो जाएगा 15 वोल्ट। VB माइनस VA इज इक्वल टू 15 वोल्ट। और देखें और एक क्वेश्चन, an aeroplane is in which the distance between the tips of the wings is 50 meter is flying horizontally with a speed of this one, km/h को आप कन्वर्ट करेंगे मीटर/सेकंड में, over a place where the vertical component of earth magnetic field का क्वेश्चन आ गया भाई। वैसे तो मैग्नेटिक के हिसाब से जियोमेट्री हटा दिया है, लेकिन यहाँ पे है, कोई बात नहीं, कंसेप्ट है। आपको मालूम है जब ये एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल फ्लाई करेगा तो इसके जो विंग्स हैं वो उस प्लेस पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट कट करेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट आपको दे रखा ही हो गया वर्टिकल BV, ये लेंथ हो गई इसकी L, स्पीड हो गई, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 365/18, यानी कि हो गया 100। अब आगे बढ़ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट VV इनटू स्पीड इनटू लेंथ। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 2 × 10⁻⁻4 टेस्ला, स्पीड कितनी आ गई 10⁻², L स्पान क्या दिया है 50, और इसको 10⁻1 कर से लिख दो, तो ये आपका हो गया 2 5 10, एक और हो गया, तो कुल मिलाकर 10⁻⁻4 और 10⁻4 यानी कि 1 वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पे हमारा EMI का हर तरह का क्वेश्चन जो हो सकता है, सब तरह की वैरायटी अपन ने कवर कर ली।
अब आपके 2 या 3 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं, बस ध्यान रखना जब भी कोई डायग्राम हो सबसे पहले उसके अंदर ये जज कर लो कि EMI हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जिस कारण से हो रहा है उसमें लेंज कंसेप्ट लगाइए कि अगर अंदर वाला फील्ड बढ़ रहा है तो अंदर वाला फ्लक्स बढ़ेगा, तो उसको अपोज करने के लिए बाहर वाला फील्ड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट आ जाएगी। अगर अंदर वाला कम हो रहा है तो उसी को लाने के लिए अंदर वाला इंड्यूस फील्ड चाहिएगा और उसके लिए क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस हो जाएगी। ये अगर आपके पास है तो आप खटाक से करंट की इंड्यूस डायरेक्शन क्या है वो मालूम कर लेंगे। 4 ऑप्शन में आराम से देख लीजिए, अपन ने क्वेश्चन किए थे भैया। और बाकी 3 तरह से आपका है कि कहीं पे एरिया चेंज हो रहा है, कहीं पे फील्ड चेंज हो रहा है, कहीं पे एंगल चेंज हो रहा है, और उसके हिसाब से आप जज कर सकते हो कि किस तरह से हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और जो अपन ने मसाला तैयार किया है उससे हमारा टाइम कैसे सेव हुआ आपने देखा, टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन ये आपका सेक्शन EMI DD खेल अब आपके लिए बिल्कुल पढ़ाई के हिसाब से बहुत आसान है, और आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पर अपन इस सेशन को विराम देते हैं। तो बच्चों जाते जाते आज का गुरु मंत्र हम देख रहे हैं, DD खेल के अंदर जल्दबाजी में सिली मिस्टेक हो सकती है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान नहीं दिया और वहीं क्वेश्चन गलत हो गया, जबकि क्वेश्चन आराम से आपके लिए हलवा के हिसाब से नंबर दे सकता था। इसलिए आज से कमिटमेंट करो, कोई भी सिली मिस्टेक आपाधापी में हो जाती है, गलती हो जाती है, तो इसको हमको दूर करने के लिए आज से कमिटमेंट करना चाहिए। रोज़ सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले आप अपनी सिली मिस्टेक वाली गलतियों का ढंग से रिवीजन करेंगे, ताकि आप जब भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उसमें आप कोई सिली मिस्टेक एनकाउंटर ना करें और आपका किसी प्रकार सिली मिस्टेक से लॉस ना हो। ओके, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट।